जी अस्सलाम वालेकुम। एक ही इशू के ऊपर बात करेंगे, वो है DGI-SPR की जो मीडिया टॉक थी, उसके अंदर उन्होंने क्या क्या बातें की हैं इस पे, और इमरान खान साहब ने आज जवाब में फिर क्या कहा गया इमरान खान साहब की तरफ से, उसके ऊपर बात करेंगे। मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, कुछ तारीख के रेफरेंस देंगे DGI-SPR के हवाले से, जो उन्होंने कुछ बातें की हैं कि वज़ीर आज़म के अंडर कौन होता है और DGI-ISI के बॉस कौन होते हैं और क्या क्या होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो शुरू हम करते हैं। DGI-SPR की जो टॉक थी, कुछ उन्होंने स्मगलिंग के हवाले से बातें की कि स्मगलिंग को मॉनिटर करना, स्मगलरों को सजाएं दिलाना किन का काम है। स्मगलरों के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, और जो दहशतगर्दी के हवाले से भी उन्होंने शुरू में बात की। जो स्मगलरों के हवाले से बात है कि उन्होंने उस पर सबसे पहले तो जनरल बाजवा साहब से जाके पूछें, जो शब्बर जैदी साहब ने इंटरव्यू दिया था। जिन स्मगलरों को के ख़िलाफ़ सज़ाओं की आप बात कर रहे हैं, जिन स्मगलरों के ख़िलाफ़ सज़ाओं के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इसी इदारे के जो साबिक सरबराह जनाब बाजवा साहब थे, वो किस कानून और किस के तहत शब्बर जैदी साहब को कहते थे कि इन स्मगलरों पे हाथ नहीं डालना, इकॉनमी उनके उससे चल रही है, रियल स्टेट पे हाथ नहीं डालना, वो उस तरह चल रहा है, बलूचिस्तान की फ़लानी चीज़ पे हाथ नहीं डालना, वो इस तरह चल रहा है, मुल्की मामलात इस तरह चल रहे हैं। तो वो कौन सी एक पॉलिसी थी? क्या वो सिर्फ शख्सी पॉलिसी थी? क्या वो इदारे की पॉलिसी नहीं थी? तो इस चीज़ के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे की बात नहीं है, अभी 2 ढाई 3 साल पहले की बात है, जब सारा कुछ बाजवा साहब देख रहे थे और जनरल फैज साहब उनके साथ साथ थे। तो इस हवाले से पहले बात तो ये। दूसरा, सज़ा के हवाले से उन्होंने कहा कि जो कोई भी शख्स फ़ौजी एक्ट के तहत जो आएगा, यानी कि रिटायर हो या फ़ौजी हो, उसको उसका अपना अगर कोई सियासी एजेंडा है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानून जो है हरकत में आएगा। और उसके मुताबिक जनरल फैज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की जो एक कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया गया। एक बात उन्होंने ये की, इसके ऊपर भी बाद में बात करते हैं। दूसरी बात उन्होंने की कि कोई ऐसा फ़र्द, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक सवाल इस तरह से किया गया था, उन्होंने कहा कोई ऐसा फ़र्द या कोई सियासी जो है बंदा, वो किसी फ़र्द को या अफराद को जो कि आर्मी एक्ट के ताबे आते हों, यानी कि कोई रिटायर है या हाजिर सर्विस है, उनको अपने सियासी एजेंडे के लिए अगर वो इस्तेमाल करेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। ये चीज़ें जो थी। अब एक चीज़ तो जो कि खुशाइन है वो ये है कि उन्होंने कहा, वो जो पहले जो कह रहे थे कि सियासी टोला, इंतशारी टोला, वो जो पिछली 2 मीडिया टॉक में, आज उन्होंने कहा है कि फ़ौज का किसी से ना कोई ताल्लुक़ है और ना ही इस तरह का कोई एजेंडा है, और ना ही वो किसी से ताल्लुक़ रखती है, ना ही वो किसी पे तनकीद करती है, ना किसी की तरफदारी करती है। इस तरह की बात की थी। लेकिन उसमें ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए, यही DGI-SPR थी। सिर्फ महीना 1.5 महीना पहले जब एक बात आपने कह दी है, तो आपकी पहली बात को ठीक माना जाए, जिसमें इंतशारी टोला, सियासी टोला कहा गया था, या दूसरी वाली को माना जाए क्योंकि उस टाइम तनकीद बहुत ज़्यादा हुई थी। तो अगर दूसरी वाली को माना जाए, वो किस बुनियाद पे माना जाए? क्योंकि यही DGI-SPR थे, कोई दूसरे शख्स नहीं थे कि अगर बंदा कह सके कि नहीं जी उनकी पॉलिसी थी, तो उनकी उस बात को माना जाए क्योंकि उस वक्त तनकीद हुई थी, या अब को माना जाए? तो ये यहाँ पे फिर सवालात ज़रूर पैदा होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह के बयानात पहले ही ना दिए जाते तो इस तरह के सवाल ही पैदा नहीं होने थे। अब आते हैं जनाब आगे। जो उन्होंने बात की, एक तो उन्होंने ज़ाहिर है आर्मी के तहत मुकदमात के हवाले से इमरान खान साहब के हवाले से वाज़ह तौर पर कहा। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर रद्दमल भी दिया, बाद में बताते हैं। लेकिन इस वक्त क्या आर्मी एक्ट के तहत उनका हो सकता है या नहीं हो सकता? एक तो उन्होंने जो बात की है वो सियासी एजेंडे और सियासी मफाद के तहत की है। इसमें कोई मुल्की राज चोरी करने, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने के हवाले से नहीं है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सियासी मफाद एक और चीज़ है, और मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ काम करना, या मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी के जो एक एक्ट हैं, दफ़ात हैं, वो और तरह की है। तो ये इसमें भी चीज़ें वाज़ेह नहीं है कि ज़ाहिर है अगर इन्होंने सियासी एक वर्ड यूज़ किया है तो उसके मुताबिक तो और ज़्यादा फिर सवालात उठते हैं कि किस कानून के तहत फिर जाएगा। और दूसरा, आर्मी एक्ट के तहत किसी सिविलियन का मुकदमा हो सकता है या नहीं हो सकता? एक तो चीफ जस्टिस साहब जो मौजूद हैं वो बिल्कुल साफ साफ कह चुके हैं कि इस तरह मुकदमात किसी सिविल के आर्मी मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलाए जा सकते। अगरचे बाद में जो 2 जज थे उन्होंने कहा था कि मुकदमात, उन्होंने भी कहा था नहीं चलाए जा सकते, वो तो निशान इबरत बन गए, वो चले गए यहाँ से। और जिन्होंने कहा था कि चल सकते हैं, वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बन गए हैं आगे। अब इसकी तफसील में जाने से बेहतर है कि हम आगे चलते हैं। आगे जनाब उन्होंने कुछ रेफरेंस दिए। उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया
कि DGISI जो खुद कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो इस तरह ये तो नहीं हो सकता कि DGISI जो हैं वो जब सर्विस में हो, रिटायर ना हुए हों और सारा कुछ जनाब साहब वो करते रहे, ऐसी उस वक्त कानून हरकत में ना आए, उस वक्त कोई एजेंसी हरकत में ना आए, उस वक्त कोर्ट मार्शल का कोई रोला ना आए सामने। लेकिन जिस टाइम एक जनरल जो है वो बिल्कुल रिटायर होके चला जाए और फिर उसको किसी मखसूस के, क्योंकि यहाँ सवालात उठते हैं कि उस वक्त क्यों, और फिर बाद में रिटायरमेंट के बाद ठीक है, अगरचे वो 2 साल तक वो नहीं बोल सकता किसी के खिलाफ, मतलब किसी 2 साल तक उसके ऊपर ज़ाहिर पाबंदी होती है। लेकिन ये एक काशिफ अब्बासी साहब ने कल बड़ा अच्छा सवाल उठाया था, तो क्या सियासतदान के ऊपर भी पाबंदी है कि अगर एक बंदा जो रिटायर हुआ हुआ है 2 साल तक उसके साथ आप बात नहीं कर सकते, आप रब्ता नहीं रख सकते? तो बड़ा अहम सवाल था ये। लेकिन मैं एक और चीज़ की तरफ आना चाहता हूँ। उनसे कहा गया कि आप बताएं जी, आप मुझे बताएं कि DGISI का जब सवाल करने वाले से DGISI का बॉस कौन होता है, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा जी आप वज़ीर आज़म से तो आपने नहीं पूछा कुछ भी, इस तरह का सवाल जो भी है। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब जो हैं पाकिस्तान के अंदर किस तरह होते हैं वो आपको पता है। वो याद है आपको, एक वज़ीर आज़म होते थे नवाज शरीफ साहब, तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो थे वो ISI के जो सरबराह थे, और जनरल बाजवा थे या जनरल राइल शरीफ थे। जनरल राइल शरीफ से नवाज शरीफ ने यानी कि मुत्तहद की शिकायत बॉस लगा रहा है आर्मी चीफ से कि ये जो है जनाब टेप जो हैं वो आई हैं उनकी, और कुछ टेप आपको पता है वो सारा कुछ, जिसमें फिर बाद में मुशाहिदुल्लाह वगैरह के हवाले से और परवेज़ रशीद और पता नहीं क्या क्या हुआ था, सारा कुछ आपको याद होगा, तारिक फातमी उसमें खैर लेकिन डॉन लीग्स के अलावा ये जो था कि वो जो आई थी जनरल ज़हीरुल इस्लाम, तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ इदारे ने क्यों एक्शन नहीं लिया था? जो बॉस शिकायत लगा रहा है, आप बॉस की बात कर रहे हैं कि बॉस जो है, आपकी बात से ये लग रहा है जिस तरह बॉस जो है वो पता नहीं कितना ताकतवर है, उसके कितने उसका मैंडेट है। ये हकीकत है इस पाकिस्तान में बॉस की कि उन्होंने शिकायत लगाई कि आर्मी चीफ जो हैं वो ये कुछ कर रहे, DGISI ये कर रहे हैं, उन्होंने टेपें रिकॉर्ड की हैं, ज़हीरुल इस्लाम की टेप सुनाई। तो क्या एक्शन हुआ था उसके ख़िलाफ़, और क्यों एक्शन नहीं लिया था जनरल राइल शरीफ ने? क्यों वज़ीर आज़म इतने मजबूर थे, जो कि बॉस थे होने के बावजूद वो उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते थे? ये एक सवाल है जो आप बॉस की आपने बात की है, उसकी हकीकत ये है। और दूसरा, सियासी मुदाखलत नहीं होगी, सियासी वो नहीं करेंगे, बाकी क्योंकि आपने ख़ुद सियासी एजेंडे के तहत बात की है, क्यों फिर कहा जाता है कि जनरल शुजा पाशा ने इमरान खान को बनाया, PTI को बनाया? वो किस कानून के तहत बना रहे थे? वो सियासत में क्या कर रहे थे उस वक्त? क्योंकि उस वक्त की पॉलिसी उस वक्त के इदारे को अगर सूट करती थी तो इस वक्त जैसे एक्शन नहीं लिया था। उस DGISI की अगर वो बात ठीक है, क्यों खिलाफ एक्शन नहीं हुआ? उस DGISI के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ जो कि बकौल आप लोगों के सबके, आप तो मतलब बीच में इस्टेब्लिशमेंट उनके रिटायर बंदे भी मानते हैं कि शुजा पाशा ने बनाई, हर बंदा आप तो कहता है, सारे जो साफ़ी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की के करीब समझे जाते हैं वो भी कहते हैं कि जनरल पाशा ने बनाई थी और इमरान खान को बनाया था। तो सियासी एजेंडा अगर इतना बुरा था, सियासी एजेंडे के ऊपर बात करना इतना बुरा था, तो वो यूनिफॉर्म में होते हुए किस कानून के तहत जो हैं वो एक सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे थे? और आप ज़रा और पीछे चले जाएं, जो बॉस की बात की इन्होंने, एक बॉस ने लगाने की कोशिश की थी, इमरान खान साहब ने तो लगाने की जो कोशिश की थी DGISI, फिर 3-4 महीने वो लगा नहीं सके थे, बॉस होने के बावजूद कुछ हो नहीं सका था, तो बीच में इदारा पड़ा था, तो वो खैर लटक गया था मामला बड़ा लंबा, फिर बाद में मौजूदा DGISI आए, जिस तरह आए वो सारा कुछ आपको याद होगा। लेकिन मैं ज़रा उससे पीछे जाना चाहता हूँ। एक थे शमसुर रहमान कल्लू साहब, रिटायर हो चुके थे। उस वक्त की वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया कि हमने इनको लगाना है, लेकिन इदारे ने नहीं लगाने दिया था। तो वो है बॉस, बॉस तो नहीं लगा सके। क्या ज़हीरुल इस्लाम का बॉस जो है वो ज़हीरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं कर सकता? एक रिटायर, अगरचे बेनज़ीर साहिबा जो थी वो गलती पे थी कि किसी जो रिटायर हो गए जनरल, उनको लगाना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं, क्योंकि आप ने बात की है DG साहब ने कि ये तो बॉस तो होता है, वो वज़ीर आज़म होता है, तो जनाब बॉस की ये अहमियत है, ये वक़्त है यहाँ पे कि वो शिकायतें लगाते हैं जनरल राइल शरीफ साहब से कि ये टेप्स हैं, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, तो उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता। फिर बेनज़ीर जो हैं वो रिटायर, उसको लगाने की कोशिश करती हैं, उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता। शुजा पाशा साहब जो हैं बकौल आप लोगों के सब के
कि उन्होंने जनाब सियासी जमात बनाई, फिर उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, और फिर सियासी एजेंडा एकदम से अचानक इतना बुरा हो जाता है कि एक और वो वाले जो जनरल फैज़ साहब थे वो हर किस्म के मुआहदे भी करवाते रहे। उस वक्त अंदर का निज़ाम क्यों हरकत में नहीं आया, वो यूनिफॉर्म में रह के हर किस्म की यही वाली कोताहियाँ भी करते रहे, और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ जनरल बाजवा साहब भी थे। तो सिर्फ खुरा जो है वो सिर्फ जनरल फैज़ की तरफ नहीं जाता, वो जनरल बाजवा की तरफ भी जाता है खुरा, क्योंकि अगर जनरल बाजवा साहब के साथ मिल के कर रहे थे फिर वो भी बराबर के कसूरवार हैं, और अगर वो नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को क्यों शिकायत नहीं लगाई थी, उन्होंने क्या किया था, क्योंकि बाद में तो नेक्सस सामने आ गया था कि यही वाले जनरल फैज़ साहब उसी इमरान खान के उसी बॉस के खिलाफ जाके बकौल आपके कभी ख्वाजा आसिफ से मिल रहे थे, कभी अदम एतमाद लेके आ रहे थे। उस टाइम इस तरह का एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि बाद में एक्शन जो है वो बकौल उसके आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो इस वजह से अचानक से फिर वो जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ हुआ। और इसमें मेरे एक सवाल और भी है कि हम लोग साफ़ी हैं, हम सवाल कर सकते हैं। एक सवाल, क्या इमरान खान साहब अगर जनरल फैज़ के साथ वज़ीर-ए-आज़म ना होते, जनरल फैज़ अब DGI थे, वो इमरान खान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के अताब पे हैं, वो इमरान खान साहब जो इस टाइम कैद हैं, क्या वो उनके साथ ना होते तो क्या फिर भी जनरल फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होना था, क्या फिर भी जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ एक्शन होना था? तो ये है, इमरान खान साहब ने आगे से जवाब दिया, उन्होंने कहा जी मैं इनकलाब का वक्त है और मैं किसी भी सूरत गुलामी कबूल नहीं करूँगा और मैं किसी भी सूरत पीछे नहीं हटूँगा। अब इसके ऊपर भी कुछ लोग जो तज्ज़िया कर रहे हैं, ये इसके ऊपर हम आने वाले दिनों में बाकायदा इसके ऊपर करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह साहब ने अगर बात की थी मुज़ाकरात की, नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से आई थी, तो क्या वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की थी? एक सवाल है, ये मैं पिछले 2 वीडियो में उठा चुका हूँ। और इसका मतलब यह है कि क्या वो मुज़ाकरात वाली बात इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, क्योंकि उनकी तरफ से अगर आई है। दूसरा सवाल यह है कि क्या अगर इमरान खान साहब को, ज़ाहिर है एक तरफ रिक्वेस्ट की गई थी, अब तो खैर सारे मान गए हैं, अब तो क्या वज़ीर, क्या मुशीर, क्या इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले साफ़ी के खुद इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था इमरान खान साहब को कि 22 अगस्त का जलसा जो है वो मनसूख किया जाए। तो फिर इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर ये देखें कि मुज़ाकरात के लिए क्या इस तरह की मीडिया टॉक करके कैरेट और स्टिक वाले उस पर आके इमरान खान साहब को मुज़ाकरात पे लाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके साथ अपनी मर्ज़ी के मुज़ाकरात किए जा सकें, लेकिन इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल जो है वो बहुत शदीद आया है, सख्त आया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।